गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडिया में इन्वायरमेंट की सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्यों रिक्वायरमेंट है पूरे वर्ल्ड को और हमारे कंट्री को भी इसके बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट जैसा आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, इन्वायरमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज विच सराउंड अस। हमारे आसपास हमारे सराउंड में जो भी चीज़ें हैं सब क्या होती है, इन्वायरमेंट होती हैं। ये इसके टू टाइप्स है, बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं, इसके एबायोटिक्स होते हैं। बायोटिक क्या होते हैं, इसमें लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, एबायोटिक में नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। छोटे क्लास से इसको हम पढ़ते आ रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ऑफर्स रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन होता है, इतने फर्म्स और कंपनियां चल रही है, उसके बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उसमें जो यूज होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हमारे सराउंडिंग से मिलते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट सस्टेन, इन्वायरमेंट जो है हमारे जो भी हमारी क्वालिटी है, एयर क्वालिटी है, जो भी चीज़ें हैं सबको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। वेस्ट, अभी जो पोल्यूशन है उसको भी इन्वायरमेंट, हमारे जो चारों तरफ हमारा जो इन्वायरमेंट है वह सही रहने से जो वेस्ट है, बहुत सारे वेस्ट को क्या करता है, वह एब्जॉर्ब करता है और वह हम उससे जो हमारा होने वाला जो लॉस है उसको रोकता है, बट एक लिमिट तक। जब लिमिट से ज़्यादा वेस्ट इन्वायरमेंट फैलता है तो वह पोल्यूशन का कारण बनता है, बट जब एक लिमिट तक जो वेस्ट होता है उसको इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में क्लीन एयर हो, क्लीन वाटर हो, सब कुछ क्लीन हो, एनवायरनमेंट क्लीन हो, तो हमारे लाइफ की क्वालिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इन्वायरमेंट का बहुत सारा इम्पॉर्टेंस है जो आपको मालूम है इसके बारे में, कि हमारे पूरी लाइफ हमारे आसपास के सराउंडिंग के इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। वह हमको ऑक्सीजन हो हमारे जीवित रहने के लिए, या हमारे लिए फूड हो, या हमारे रहने के लिए लैंड हो, या हमारे ड्रिंकिंग के लिए वाटर हो, ये सब हमको हमारे सराउंडिंग के इन्वायरमेंट से ही मिलता है। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ के लिए है। अब जो रिसोर्सेज होते हैं जो इन्वायरमेंट से हमको मिलते हैं, इसके टू पार्ट्स हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स हैं जिसका हम अगर लिमिटेड यूज करते हैं तो रिक्रिएट होते हैं। सपोज फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट अगर हम लिमिटेड यूज करते हैं, लिमिटेड ट्रीज कटिंग होती है, तो नए ट्री क्या होते हैं, डेवलप होते रहते हैं, तो वो अपने को मैनेज करता है इन्वायरमेंट, नो प्रॉब्लम, एक लिमिट तक। ज़्यादा अगर हम अनलिमिटेड यूज करेंगे तो उससे प्रॉब्लम होती है। बट सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यह नया क्रिएट हो जाते हैं, जल्दी क्रिएट हो जाते हैं, अगर हमको थोड़ा सा टाइम दें तो क्रिएट हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो रिन्यू नहीं होते, नया क्रिएट नहीं होते, लाख्स ऑफ ईयर्स, लाखों साल लगते हैं इनको क्रिएट होने में। जैसे फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम जो मिनरल्स हैं हमारे, वो पेट्रोल हो, डीजल हो या कोल हो, ये सब लाखों साल में, लाख्स ऑफ ईयर्स में क्रिएट हुए हैं। ये नॉन रिन्यूएबल है, नया नहीं बनते, इनको बनने में लाखों साल टाइम लगता है, जो पॉसिबल नहीं है, उतना लंबा लाइफ नहीं होता किसी का। इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, इनको नया बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनके यूज में बहुत ज़्यादा कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है जो नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि नया नहीं क्रिएट होते। रिन्यूएबल रिसोर्सेज नया क्रिएट हो जाते हैं, अगर लिमिटेड यूज हम करते रहें तो कम होने के, हम अगर पेड़, सपोज दैट फॉरेस्ट देखा हमने, हम पेड़ भी कटिंग होती है सामान्य रिक्वायरमेंट के लिए, तो अगर जनरल कटिंग होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नए पेड़ फिर डेवलप हो जाते हैं। बट अगर ज़्यादा कटिंग करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, रिसोर्सेज हैं, यह तो क्रिएट ही नहीं होते, लाखों साल लगते हैं इनको, तो इनको हमको सेव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टू बेसिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारा जो है, हमारे आसपास सराउंडिंग की एरिया है, उसमें दो बेसिक प्रॉब्लम है। फर्स्ट है पोल्यूशन।
पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है, एक छोटे क्लासों से अब पढ़ते आ रहे हैं उसको, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अब सबकी रहती है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, 3 मेन पोल्यूशन जो है। एयर पोल्यूशन आपको मालूम है कि बहुत सारे फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो तरह तरह के फॉग्स हैं या वाटर जो उससे निकलते हैं, या जो व्हीकल्स चलते हैं इससे निकलने वाला जो बहुत सारी गैस हैं, वो नाइट्रस ऑक्साइड हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, इस तरह के ये हमारे इन्वायरमेंट में जाती है और हमारे एयर को पल्यूट करती है। बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं जिससे हमारा एयर क्या होता है, पल्यूट होता है। या फिगर देखकर भी आप समझ सकते हैं, ऐसे पोल्यूशन के रीजन है। वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन में बहुत सारी जो फैक्ट्रियाँ हैं वह अपने फैक्ट्री से निकलने वाला जो वाटर है वो डर्टी वाटर उसको रिवर्स में ऐसे छोड़ देती हैं, उसको क्लीन नहीं करती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिससे वाटर पोल्यूटेड होता है। एग्रीकल्चर में यह बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, तो जो रेनी सीजन आता है तो रेनी सीजन में बहुत सारा पेस्टिसाइड हमारे एग्रीकल्चर लैंड से वाटर के साथ नदियों में जाता है, इससे रिवर्स का पानी क्या होता है, पोल्यूटेड होता है। बहुत सारा और गार्बेज वगैरह लोग उसमें फेंक देते हैं, बहुत इस तरह के रीजन है जो वाटर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन भी इस समय बढ़ता जा रहा है। व्हीकल्स के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए क्वांटिटी इंक्रीज होने से ऐसा नॉइज़ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। एक लिमिट से ज़्यादा नॉइज़ जब बार बार हमारे ईयर में आती है तो यह हमारे लिए बहुत लॉस होता है इसका। तो अभी अगर जैसे कहीं नया रेलवे लाइन बन गया, तो नया रेलवे लाइन बनेगा तो आसपास जितने भी घर होंगे वो नॉइज़ पोल्यूशन से, हमें कोई एयरपोर्ट के पास किसी का घर हो तो हमेशा क्या होते हैं, वो नॉइज़ पोल्यूशन से कंफर्ट करते हैं लोग। यह हमारे माइंड के लिए और हमारे शरीर के कई पार्ट के लिए बहुत लॉस होता है नॉइज़ पोल्यूशन से। तो इस तरह के 3 जो पोल्यूशन है जो छोटी क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मेन पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन, इनकी भी सिचुएशन बहुत ख़राब है। पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, पूरा वर्ल्ड इस चैलेंज के सामने खड़ा है कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। बहुत सारे प्रयास भी इसके लिए हो रहे हैं, इंडिया भी उस प्रयास में शामिल है। फर्स्ट पोल्यूशन। सेकेंड, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका एक्सेसिव यूज हो रहा है, वो हमने देखा, अभी फॉरेस्ट देखा, मिनरल्स देखा, सॉइल, ये सब चीज़ें हैं, इनका एक्सेसिव यूज होने के कारण क्या है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है इनको। अगर हम फॉरेस्ट का एक्सेसिव यूज हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम पेड़ों की कटिंग करें तो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं उसको। फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को क्या करना, कम करना। एक्सेसिव यूज जब हम करेंगे तो डिफॉरेस्टेशन की सिचुएशन आएगी। डिफॉरेस्टेशन की सिचुएशन क्यों आती है, पेड़ की संख्या क्यों कम हो रही है? ग्रोइंग इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बढ़ रही है तो पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है। ग्रोइंग डिमांड फॉर वुड ओविंग टू एक्सप्लोसिव राइज इन पॉपुलेशन राइज, सभी जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री में है या वर्ल्ड में है, अगर उसके रीजन बताया जाए तो पॉपुलेशन सब में एक रीजन है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो डिफॉरेस्टेशन के इस तरह के रीजन है, पॉपुलेशन मेन रीजन है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या है, डिमांड ज़्यादा है वुड की और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की, जो डिमांड ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ों को ज़्यादा काटे जाने से डिफॉरेस्टेशन की सिचुएशन आ रही है। एक्सेसिव जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो रहा है क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। जो लैंड है उनका भी जो प्रोडक्शन पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीन्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड विच अकर्स ड्यू टू फॉलोज फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स है जिनके कारण इस सिचुएशन आती है। तो जब लैंड का ज़्यादा यूज होगा तो क्या होगा, डिग्रेडेशन, उनके जो प्रोडक्शन का पावर है लैंड का वो कम होगा। वह कम होगा तो आपको मालूम है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती हैं, क्योंकि फूड प्रोडक्शन में कमी आएगी तो जो हंगर हमारे कंट्री में है या पूरे वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है, हमारे कंट्री में भी हंगर की बहुत प्रॉब्लम है, वह हंगर की कंडीशन और क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि फूड प्रोडक्शन जब सही तरीके से नहीं हो, फूड प्रोडक्शन सही होने के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्टिव लैंड चाहिए। और लैंड जब बहुत ज़्यादा इसका यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, पेड़ को काट रहे हैं तो उससे भी कमज़ोर हो रहा है। बारिश होने से जो प्रोडक्टिव पार्ट होता ऊपर का लैंड का वो क्या होता है, पानी के साथ चला जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे
लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन। ये दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज होने के कारण यह प्रॉब्लम हमको झेलनी पड़ रही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें पब्लिक इंटरफेयर भी बहुत चाहिए। पब्लिक जब अपने इसमें इंटरेस्ट लेगी तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कि और गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बनाए तो गवर्नमेंट के पॉलिसी को सब लोग फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में गवर्नमेंट को दिक्कत होती है। ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। पॉपुलेशन देखिए, हर जगह पॉपुलेशन एक रीजन है। पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होगा तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर क्या आएगा, प्रेशर आएगा। वो वाटर रिसोर्सेज हो, लैंड रिसोर्सेज हो, या फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो, या मिनरल्स हो, फॉसिल फ्यूल हो, क्योंकि ज़्यादा जब डिमांड रहेगी तो ज़्यादा इनका यूज होगा। तो पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है। पॉवर्टी जब ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे लोग, पेड़ों को काटेंगे। जिनके पास इनकम नहीं है तो पेड़ों को काट कर उसी के लकड़ियों से फूड प्रिपेयर करेंगे या उसको सेल करके कुछ इनकम हो जाएगी उनको। अर्बनाइजेशन, जो सिटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो सिटी को डेवलप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है। सिटी के डेवलप होने से डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है और वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। हर तरह का पोल्यूशन सिटीज़ के इंक्रीज होने से हो रहा है। जो कृषि में डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा जो यूज होने लगा है, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को इससे लॉस हो रहा है। इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रही है, तो इंडस्ट्री जहाँ डेवलप होगी तो वाटर पोल्यूशन करेंगी, एयर पोल्यूशन करेंगी। डिसरिगार्ड ऑफ सिविल नॉर्म्स, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, डिसरिगार्ड ऑफ सिविल नॉर्म्स। सिविल नॉर्म्स जो है, रूल रेगुलेशन जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं उसका भी डिसरिगार्ड है, उसको भी बहुत सारे लोग नहीं मानते। इस कारण भी यह समस्या है। जब पब्लिक इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन देगी तभी हम इन्वायरमेंट सेविंग में आगे गवर्नमेंट बढ़ सकती है। इसमें कुछ सिचुएशन जो आ रही है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से, देखें ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक ग्रेजुअल राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। जो हमारे अर्थ के चारों तरफ टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी का इंक्रीज होना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना। यह पोल्यूशन के कारण है। जैसे जैसे एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो एयर पोल्यूशन बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा होने से वो ज़्यादा हीट जो अर्थ से वापस जाती है, हीट उसको कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, रोकती है और पृथ्वी को गर्म रखती है। जनरल हीट रखती है पृथ्वी के ऊपर, जिससे अर्थ पर जीवन पॉसिबल हो, लाइफ पॉसिबल हो। बट जब कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन से ज़्यादा इंक्रीज होगी तो ज़्यादा गर्मी को, हीट को रोकती है। इसलिए क्या हो रहा है, हमारा जो अर्थ है उसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन क्या है, रिडक्शन इन प्रोटेक्टिव लेयर इन एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो यह स्ट्रेटोस्फेयर है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा 7th क्लास में, कि जो हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर मिलता है हमको जब एयर में ऊपर जाते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस क्या करती है, जो सूर्य से आने वाले हमको लॉस, हमारे ऊपर जो देने वाले अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको क्या करती है, ओजोन रोकती है बीच में। यह बीच में क्या करती है, ओजोन जो लेयर है या बीच में, यह इसको अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती है सन से उसको रोक देती है। बट पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, जो ओजोन लेयर है उसमें कमी आ रही है, यहाँ होल हो रहा है। ओजोन होल के बारे में आप मीडिया में सुनेंगे बहुत बार। तो ओजोन गैस की कम होने के कारण जो सनलाइट है क्या है, वह जो ऐसी सनलाइट जो अल्ट्रा वायलेट रेज वाली जो हमारे लिए सही नहीं है, वो कहाँ आ जाती है, अर्थ के ऊपर आती है। और अर्थ के ऊपर उसके आने से प्रॉब्लम पैदा होती है, स्किन कैंसर, आई प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस सबका रीज़न क्या है, पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। इसमें देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी इतना जो हमारा डिग्रेडेशन हो गया इन्वायरमेंट में, इतनी पोल्यूशन चारों तरफ हो गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट इस समय चल रहा है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस विच फुलफिल्ड द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट चैलेंजिंग
the ability of the future generation to fulfill their needs, implying that the resources are not fully exploited but recently utilized। इसमें ऐसा सिस्टम है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका हम यूज करें अपने डेवलपमेंट के लिए, बट इतना ही यूज करें कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी सफिशिएंट अवेलेबल रहे वो रिसोर्स। ये क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट मीन ए चेक और द एग्जिस्टिंग पेस on economic growth. It only means a judicious or optimum utilization of resources and in a manner such that the pace of growth is sustained without challenging the ability of the future generation to grow and prosper। हम प्रेजेंट में जो हमारी ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको हम कंटिन्यू रखें, हम रिसोर्सेज का यूज करें, बट इतनी लिमिट में करें, इस तरीके से करें कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई रिसोर्सेज की कमी न हो। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी यूज की जा रही है, पूरे वर्ल्ड द्वारा मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, इसके लिए एफर्ट हो रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी ऐसी यूज हो जो कम रिसोर्सेज का यूज होने पर भी ज़्यादा प्रोडक्शन हमको दे। यूज ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऐसे एनर्जी सोर्स जो फॉसिल फ्यूल से या कोल से आते हैं, पेट्रोल डीजल से क्या करें उसको कम किया जाए और सोलर एनर्जी का यूज किया जाए, वाइंड एनर्जी का यूज किया जाए। ये सब क्या है, ऐसी एनर्जी है जो इकोनॉमिक फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में भी ये ध्यान दिया जाए कि ज़्यादा पोल्यूशन न डेवलप हो, पेस्टिसाइड और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ कम हो। कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए, क्या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे सिलेबस में था, इस बार उसको हटा दिया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, जो पेस्टिसाइड हैं या केमिकल जो केमिकल है उनका यूज एग्रीकल्चर में नहीं किया जाता है, पेस्टिसाइड और केमिकल का यूज नहीं किया जाता। ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल रूप से की जाती है, इसको ज़्यादा डेवलप किया जाए। और भी है मैनेज ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट है उनको सही तरीके से उनका मैनेजमेंट किया जाए। इन्हीं सब चीज़ों के लिए देखा ना, स्वच्छ भारत मिशन चालू किया गया कि जो वेस्ट चारों तरफ फैले रहते हैं उनको सही तरीके से मैनेज किया जाए। इनके लिए लॉ भी बने, ऐसे लॉ बने जिसका यूज हो और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए। फिर है अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल एसेट्स फॉर इंटर जनरेशनल इक्विटी, पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऐसे ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे रेलवे है, पब्लिक बसेज हैं, लोग पर्सनल व्हीकल का यूज जहाँ न जरूरी हो वहाँ न करें। और अवेयरनेस किया जाए, लोगों को अवेयरनेस जनरेट किया जाए, जिससे लोग जब अवेयर होंगे तो ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे और ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में प्रयास करेंगे गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जिसमें हमारा प्रेजेंट इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो, बट हम इस तरह से रिसोर्सेज का यूज करें कि फ्यूचर में हमारी आने वाली जनरेशन है उसको किसी रिसोर्स की कमी न हो, क्लीन रिसोर्स और क्लीन इन्वायरमेंट हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी मिले। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है। अब इसमें देखिए इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, इसमें कुछ दिए हुए हैं जो आपके सिलेबस के पार्ट हैं। जैसे सोलर पावर का यूज किया जाए, इससे क्या है, यह इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। सोलर पावर का कितना भी यूज करिए यह कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, एवॉइडिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड, ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें इन सब का यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का और पेस्टिसाइड का यूज नहीं होता, नेचुरल रूप से एग्रीकल्चर किया जाता है, यह ऑर्गेनिक फार्मिंग है। यह एक इंडिया का बहुत फेमस मूवमेंट है चिपको मूवमेंट, यह उत्तराखंड जो स्टेट है वहाँ से स्टार्ट किया गया था बहुत पहले, जब पेड़ों को काटने के लिए, किसी फॉरेस्ट को काटने के लिए को लोग गए वहाँ पर, जो सेल करते थे लकड़ियों को काट गवर्नमेंट से परमिशन लेकर, तो उस विलेज के उस आसपास के जो एरिया था, सराउंडिंग एरिया, वहाँ के लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे कि हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। यह मूवमेंट बहुत पॉपुलर हुआ, धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल गया है, उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ, चिपको मूवमेंट बोलते हैं इसको। ये फॉरेस्ट को काटने से रोकने के लिए इस तरह का काम किया गया था, बहुत पॉपुलर हो गया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक बसें हैं, ट्रेन्स हैं, मेट्रोज हैं, ऑटोज़ हैं, इनका यूज करने पर क्या है, पर्सनल जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, पर्सनल हमारे जो व्हीकल है उनका यूज कम होगा, जिससे हम इन्वायरमेंट को सेव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं।
इस तरह इन्वायरमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अवेयर भी हुए हैं। बहुत अवेयरनेस की भी रिक्वायरमेंट है, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आगे बढ़ें। केवल डेवलपमेंट की बात ना हो, केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो।